हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रिक विद अतुल सर। हमने हमारी मिडवेल हिस्ट्री की सीरीज शुरू करी थी, जहां पर लास्ट वीडियो में मैंने आपको मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ाया था। आज हम हमारी अगली वीडियो में आज का टॉपिक रहेगा हमारा भारत पर तुर्क आक्रमण। क्योंकि जो मोहम्मद बिन कासिम है वो एक अरब है, तो हमने अरब आक्रमण पढ़ लिया। दूसरा आक्रमण किसका रहता है मुस्लिमों में, तो तुर्क। और तुर्क में भी हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे महमूद गजनवी। तो देखो सबसे पहले बच्चों, ये शुरुआत कहां से होती है इसकी, इसके पीछे क्या कहानी है, तो देखो बताती हूं मैं आपको। ये है पूरा सिंध वाला हिस्सा, ठीक है। ये पंजाब, देखते जाना, मैं पॉइंट आउट करती जा रही हूं यहां पर पंजाब। ये पूरा इधर से ईरान और इराक वाला हिस्सा, ईरान और इराक वाला हिस्सा है, ठीक है। इस तरफ से क्या हो रही है, शक्तियां किस तरफ जा रही है, भारत की तरफ। भारत पर उन्होंने अपनी शक्तियों का फैलाव करा है। तो सबसे पहले सारी चीजें जो हो रही है वो ऊपर खलीफा की तरफ नहीं हो रही है, बल्कि किस तरफ मूव हो रही है, भारत की तरफ। तो हमें याद रखना है इधर से सिंध, ठीक है, सिंध के इधर ऊपर ठीक मुल्तान, और मुल्तान से भी ठीक ऊपर पंजाब, जहां पर कौन से वंश का शासन होता है, हिंदू शाही वंश। याद रखना है हमें, हिंदू शाही वंश पंजाब। तो पंजाब में कौन से वंश का शासन है, हिंदू शाही वंश। और यहाँ का राजा कौन है, जयपाल। और जयपाल का बेटा है आनंदपाल, जयपाल का बेटा आनंदपाल। तो देखो इस कहानी की शुरुआत कैसे होती है कि महमूद गजनवी है, उसने भारत पर आक्रमण क्यों किया, कहां से इसकी शुरुआत हो रही है। क्या ये पहला है जो भारत पर आक्रमण करने वाला है तुर्कों में, तो नहीं। इसके पिता है सुबुक्तगीन, जिनके बारे में कहा जाता है कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन है, सुबुक्तगीन, जो किसके पिता होते हैं, महमूद गजनवी के। तो देखो शुरू करते हैं हम इसे। देखो ये बात कब की चल रही है, 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच की है, 10वीं और 11वीं शताब्दी। इसकी शुरुआत कैसे होती है, देखो मैं आपको बताती हूँ, थोड़ी जगह बना के यहां बता देती हूँ। बुखारा, समरकंद, गजनी, फिर इधर से ये है हिंदू कुश पर्वत, और इधर है हिंदू शाही वंश, हिंदू शाही वंश यानी कि पंजाब वाला हिस्सा। ठीक इसके नीचे मुल्तान, मुल्तान, और ठीक इसके नीचे है सिंध वाला हिस्सा। और इस तरफ हमारा पूरा कौन सा हिस्सा है, भारत, ठीक है, भारत इंडिया वाला हिस्सा है ये। तो हिंदू कुश पर्वत। देखो शुरुआत कैसे होती है इसकी कि महमूद जो गजनवी है ये भारत आया कैसे। तो सबसे पहले ये जगह हमें देखनी है बुखारा। ये जो बुखारा होती है यहाँ पर एक व्यक्ति होता है अब्दुल मलिक, और इस अब्दुल मलिक का दास होता है अल्पतगीन, दास है अल्पतगीन। अल्पतगीन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों हमारे लिए, ठीक है। ये अब्दुल मलिक मर जाता है तो इसके भाई और चाचा के बीच में लड़ाई होती है कि अगला जो राजा है वो कौन बनेगा, यानी कि इस बुखारा पर अगला जो साम्राज्य स्थापित करेगा अब्दुल मलिक के बाद वो कौन करेगा, भाई और चाचा। तो ये अल्पतगीन क्या करता है, इस चाचा का साथ दे देता है। लेकिन इन दोनों के बीच में जब युद्ध होता है तो जीत कौन जाता है, ये भाई। और वो कहता है चाचा का तो बाद में देखेंगे, पहले किसकी खबर ली जाए, अल्पतगीन की। तो अल्पतगीन बुखारा से भागकर कहां चला जाता है, इधर गजनी में। और यहीं से शुरुआत होती है गजनी वंश की नींव की। कि पहला सवाल कि गजनी वंश की स्थापना करने वाला कौन है, अल्पतगीन। तो गजनी में आता है तो इसलिए राजधानी भी किसको बना लेता है, गजनी को। और गजनी के नाम से ही हमें दूसरा भी याद रखना है कि इसे यामिनी वंश भी बोला जाता है बच्चों, ठीक है। कई बार ऐसे आ जाता है कि यामिनी वंश का संस्थापक कौन है,
फाउंडर ऑफ यामिनी वंश, तो कौन है? अल्पतगीन। गजनी वंश, तो आपको पता चला कि गजनी वंश की शुरुआत कैसे हो रही है? महमूद गजनवी कहां से आ रहा है? तो अल्पतगीन। तो ये सारी बात समझ में आई आपको? अब्दुल मलिक के पास बुखारा होता है, अब्दुल मलिक मर जाता है और उसके भाई और चाचा के बीच में लड़ाई हो जाती है। दास होता है अल्पतगीन, और अल्पतगीन क्या करता है? भाई की जगह किसका साथ दे देता है? चाचा का। लेकिन जीत कौन जाता है? भाई। उसके बाद तो हमें क्या क्या याद रखना है? देखो, अल्पतगीन के बारे में हमें याद रखना है सबसे पहले तुर्क साम्राज्य का संस्थापक, तुर्क साम्राज्य का संस्थापक है। ठीक है बच्चों, कौन से वंश की स्थापना कर रहा है? अल्पतगीन। गजनी वंश, और गजनी वंश को और किस नाम से जाना जाता है? यामिनी वंश। यानी कि गजनी वंश का फाउंडर या फिर यामिनी वंश का फाउंडर कौन है? अल्पतगीन। राजधानी किसे बनाता है? गजनी को। राजधानी गजनी। तो अल्पतगीन के बारे में हमें 3 बातें याद रखनी है कि तुर्क साम्राज्य का संस्थापक। ये जो तुर्क हैं, ये हैं क्या? जो तुर्क आ रखे हैं, तो ये मध्य एशिया की बर्बर जाति है बच्चों, मध्य एशिया की बर्बर जाति। ये याद रखना, बर्बर जाति थी। तुर्क जितने भी हैं ये तुर्क आने वाले हैं। तो अल्पतगीन के, जब अल्पतगीन स्थापना कर रहा था, उसके बहुत बाद गजनी वंश पर किसका शासन आ जाता है? सुबुक्तगीन का। और सुबुक्तगीन ही पहला है जो भारत पर आक्रमण करने वाला है। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क, और ये करता है हिंदू शाही वंश पे। ठीक है, और हिंदू शाही वंश के राजा का नाम मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है, जयपाल। तो सुबुक्तगीन और जयपाल के बीच में क्या होती है? लड़ाई, और जयपाल इसमें हार जाता है। हालांकि सुबुक्तगीन है वो हिंदू शाही वंश पर अपना अधिकार नहीं जमाता है, वो अपना क्षेत्र से फैलाने का काम करता है यहाँ पर। तो याद रखना, किस किस के बीच में लड़ाई हो जाती है बच्चों? सुबुक्तगीन जो कि पहला तुर्क है जो भारत पर आक्रमण कर रहा है, सुबुक्तगीन और जयपाल। और जयपाल कहाँ का राजा है? हिंदू शाही वंश। मैंने आपको भी मैप में बताया कि हिंदू शाही वंश कहाँ पड़ेगा? सिंध, सिंध के ऊपर मुल्तान, और मुल्तान के ऊपर है हमारा पंजाब वाला हिस्सा जो पाकिस्तान में पड़ रहा है। तो पंजाब वाला हिस्सा, वहीं पर कौन सा वंश का शासन था? हिंदू शाही। और हिंदू शाही वंश की राजधानी होती है बच्चों वहिंद। ये भी याद रखना आप, आगे इसका नाम आएगा वहिंद का। तो इस लड़ाई में जीत कौन जाता है? सुबुक्तगीन। हालांकि ये इस हिंदू शाही वंश पर अधिकार नहीं करता है, जयपाल हार जाता है यहां से। इस सुबुक्तगीन का ही बेटा होता है महमूद गजनवी, महमूद गजनवी या गजनी। और ये क्या करता है? ये अपने पिता की तरह ही ये भी आगे साम्राज्य स्थापित करता है, लेकिन ये इस बार हिंदू शाही वंश के साथ जब युद्ध करेगा तो ये वहां पर अधिकार नहीं छोड़ेगा, बल्कि क्या करेगा? धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों पर अपने अधिकार करेगा, अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा और अपनी शक्ति को बढ़ाने का काम करेगा। तो याद रखना कि महमूद गजनवी के पिता कौन है? सुबुक्तगीन। तुर्क साम्राज्य की स्थापना करने वाला है अल्पतगीन, जिसने कौन से वंश की स्थापना करी? गजनी वंश या फिर यामिनी वंश। राजधानी किसे बनाया? तो बच्चों गजनी को। जबकि सुबुक्तगीन का नाम हमें क्यों याद रखना है कि भारत पर पहला आक्रमण करने वाला तुर्क कौन है? सुबुक्तगीन। किस किस के बीच में युद्ध होगा? जयपाल। जयपाल कहाँ का राजा है? हिंदू शाही वंश, और हिंदू शाही वंश की राजधानी क्या होती है? वहिंद। सुबुक्तगीन जीत जाता है। जब सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है तो अगला शासक गजनी का कौन बन जाता है? महमूद गजनवी। गजनी वंश, गजनी का अगला शासक, ये याद रखना। और गजनवी छोटे छोटे युद्ध करेगा और अपनी शक्तियों को बढ़ाने का काम करेगा। तो ये जो महमूद गजनवी होता है ये सिस्तान के शासक को हरा देता है, और ये खबर फैल जाती है हर जगह कि सिस्तान के जो शासक है उसको किसने हरा दिया है? महमूद गजनवी ने सिस्तान के शासक को हरा दिया। और ये बात जब खलीफा तक पहुंचती है तो खलीफा महमूद गजनवी को किसकी उपाधि देते हैं? सुल्तान की। तो क्या याद रखना हमें यहाँ पर कि पहला मुस्लिम जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी तो वो कौन है बच्चों? महमूद गजनवी। तो खलीफा इसे कौन सी उपाधि दे देगा? खलीफा महमूद गजनवी को
महमूद गजनवी को कौन सा टाइटल दे देगा? सुल्तान का। ठीक है, तो ये सुल्तान क्या है इसकी बच्चों? उपाधि। तो हमें महमूद गजनवी के बारे में क्या याद रखना है कि पहला मुस्लिम जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी है। ठीक है, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। और ये भारत पे जब ये हिंदू शाही वंश पर अपना पहला आक्रमण करता है तो धीरे धीरे भारत के जो उत्तर भारत वाला हिस्सा होता है वहां पर अनेक युद्ध करेगा। तो हेनरी इलियट है एक व्यक्ति जिनके अनुसार, हेनरी इलियट, इनका नाम याद रखना है हमें। और हेनरी इलियट ये जानकारी देते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण करा है? 17 बार। सीधा सीधा फैक्ट पूछा जाता है, 17 बार भारत पर आक्रमण। किसके द्वारा बच्चों? महमूद गजनवी। ठीक है, और ये जानकारी देने वाले कौन है? हेनरी इलियट। तो पहले तो हमें क्या याद रखना है कि सुबुक्तगीन का बेटा है महमूद गजनवी, जो कि क्या बन रहा है? गजनी का अगला शासक बन रहा है। सिस्तान के शासक को हरा देता है तो खलीफा खुश होकर उसे सुल्तान की उपाधि दे देता है। तो पहला मुस्लिम जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी है वो कौन है? महमूद गजनवी। अब ये अपनी शक्तियों का विस्तार करता है और ये हिंदू शाही वंश पर सबसे पहले आक्रमण करेगा। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि वहिंद पर, तो देखो एक तो हमें क्या याद रखना है कि 1000 से लेकर 1027 तक, इस बीच ये कितनी बार आक्रमण करता है? 17 बार। तो इसका जो पहला अटैक है भारत पर वो है 1000। और 1000 में कहाँ अटैक करता है? वहिंद। वहिंद क्या है? हिंदू शाही वंश की राजधानी। और जयपाल के बाद उसका बेटा होता है आनंदपाल। तो आनंदपाल प्लस जयपाल, जयपाल का बेटा कौन है बच्चों? आनंदपाल। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। गजनवी है इधर से, और इस युद्ध में जयपाल हार जाता है फिर से। ठीक है, हालांकि आनंदपाल भी युद्ध करेगा यहाँ पर। तो वहिंद का युद्ध किस किस के बीच में होता है? गजनवी और आनंदपाल। जब जयपाल देखता है कि वो फिर से हार गया तो जयपाल क्या कर लेता है बच्चों? आत्महत्या कर लेता है। तो ये याद रखना कि किस हिंदू शाही वंश के राजा ने आत्महत्या कर ली थी हारने के बाद? तो जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी। अब ये वहिंद को जीत लेता है, राजधानी को जीत लिया, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया? हिंदू शाही वंश पर अधिकार हो गया। अब ये धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत की तरफ बढ़ेगा और अलग अलग हिस्सों में क्या करेगा? अपनी जीत निर्धारित करेगा। तो हमें क्या क्या याद रखना है कि भाई वहिंद पर अटैक कर रहा है 1000 में, फिर ये मुल्तान जा रहा है, मुल्तान को जीत रहा है, फिर उसके बाद नारायणपुर, नारायणपुर। ठीक है, ये याद रखना। नारायणपुर के बाद कश्मीर, हालांकि वहां वो असफल होता है, कश्मीर, मथुरा, मथुरा के बाद कन्नौज। इस तरह से आक्रमण करते करते धीरे धीरे ये कहां पहुंच जाता है बच्चों? गुजरात। और गुजरात वाला आक्रमण है इसके 16वें नंबर का, ये याद रखना। भाई टोटल कितनी बार आक्रमण करता है? 17 बार। 1000 से करना शुरू करता है तो महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण कौन सा होता है? गुजरात पर। ठीक है, गुजरात, इसे हम प्रभास पट्टन भी बोल सकते हैं, प्रभास पट्टन। और ये बात कब की चल रही है? 1025 के आसपास। ठीक है, ये याद रखना। तो वहिंद से शुरुआत करेगा, मुल्तान जीत लेगा, नारायणपुर जीत लेगा। ठीक है, कश्मीर पर भी करेगा अटैक, मथुरा पर करेगा, कन्नौज के समय आक्रमण करेगा। 1016, ये कब की बातें चल रही है यहाँ की? 1016 के आसपास। फिर 1019 से 20 के बीच में चंदेल वंश के शासक है, वहां पर भी अटैक करेगा। हालांकि जो उसका शासक होता है विद्याधर वो इसे हरा देता है। फिर 16वां, ऐसे धीरे धीरे करके आक्रमण करता है। इसका जो 16वां आक्रमण माना जाता है वो कौन सा है? गुजरात पर अटैक। तो हमें इसका साथ में नंबर भी याद रखना है भाई, 1025 तो याद रखना ही रखना है सन, साथ में कौन सा नंबर का आक्रमण है? ये इसका 16वें नंबर का आक्रमण है, ये याद रखना। तो देखो ये बात चल रही है 1025 की, 1025 ईस्वी में 16वां आक्रमण, इसका सबसे सफल आक्रमण। सीधा सवाल आता है कि महमूद गजनवी का सबसे सफल आक्रमण कौन सा है? तो गुजरात पर है।
सफल आक्रमण है, सबसे सफल। गुजरात, कई बार गुजरात लिखा नहीं आता, प्रभास पाटन लिखा आ जाता है, जगह का नाम प्रभास पाटन या पट्टन, ठीक है। या फिर सीधा ही पूछ ले कि सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर। तो महमूद गजनवी को खबर मिलती है कि जो सोमनाथ जगह है यहाँ पर बहुत सारा सोना है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर अटैक करता है और फिर ये देखता है कि यहाँ तो सोना मिल ही नहीं रहा है, तो इसे पता चलता है कि जो सोमनाथ मंदिर है सारा का सारा धन तो कहाँ इकट्ठा हो रखा है, उस सोमनाथ मंदिर में। तो उस समय के 20 लाख दिनार, कितने पैसे लूटता है बच्चों, ये कितना धन लूटता है, 20 लाख दिनार, इतना धन लूट लेता है। तो इसकी सबसे बड़ी जीत होती है। तो हमें क्या क्या याद रखना है कि महमूद गजनवी ने गुजरात पर यानी कि प्रभास पाटन या फिर सोमनाथ मंदिर कब लूटा। तो ये बात कब की चल रही है, 1025 की। टोटल ये भारत पर 17 बार आक्रमण करता है, 17 में से 16वें नंबर का ये आक्रमण होता है, सबसे सफल। क्यों, 20 लाख दिनार की लूट हो रही है बच्चों, सोमनाथ मंदिर को तोड़ रहा है। उस समय गुजरात का शासक कौन है, ये याद रखना है। तो गुजरात का शासक होता है, गुजरात में शासन होता है सोलंकी वंश का, सोलंकी वंश। और सोलंकी वंश के राजा होते हैं भीम फर्स्ट, जिन्हें भीमदेव भी बोल देते हैं या फिर भीम फर्स्ट, भीम प्रथम भी बोल सकते हैं हम। तो ये याद रखना कि महमूद गजनवी के गुजरात आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन है, तो सोलंकी वंश के राजा कौन है बच्चों, भीमदेव या भीम फर्स्ट। तो इस समय इसका ये 16वां आक्रमण है, लास्ट इसका 17वां आक्रमण। तो 17वां आक्रमण कैसे होता है, अब ये गुजरात से जीतकर पंजाब की तरफ जा रहा होता है, वापस लौट रहा होता है पंजाब के रास्ते से, और पंजाब में से मिल जाती है जाट जाति। तो जाटों के विरुद्ध अंतिम आक्रमण होता है। और जाट क्या करते हैं भाई, बहुत सारा धन लूट के लेके आ रखा है, इसने धन लूटा, हम क्या करते हैं, इसका धन लूट लेते हैं। तो लास्ट यानी कि 17वां कब की बात हो रही है, 1027 की, ये याद रखना, ठीक है। तो देखो 1000 से शुरू करते हैं और 1027 के बीच में टोटल 17 आक्रमण। 17 में से हमें पहला याद रखना है 1000 पे वहिंद, जहां पर जयपाल और जयपाल का बेटा है आनंदपाल। वहिंद क्या है, हिंदू शाही वंश की राजधानी, यानी कि पंजाब वाला हिस्सा पूरा का पूरा। 16वां आक्रमण हमें याद रखना है, 16वां कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे सफल, गुजरात यानी कि प्रभास पाटन या सोमनाथ मंदिर। 20 लाख दिनार का धन लूटा उसने, और सोमनाथ मंदिर में जो मूर्ति थी उसको पूरा उसने तहस नहस कर दिया। इसीलिए इसको हम किस नाम से और जानते हैं बच्चों, बुत शिकन। वे हिंदी में बोलते हैं इसको मूर्ति भंजक। तो मूर्ति जो शब्द है इसको उर्दू में बोला जाता है बुत, और तोड़ने को बोला जाता है शिकन। तो मूर्ति भंजक, तो सीधा आता है कि मूर्ति भंजक या बुत शिकन किसकी उपाधि है, तो बुत शिकन बच्चों किसकी उपाधि है, महमूद गजनवी की, क्योंकि इसने मूर्तियां तोड़ी है। मूर्ति को उर्दू में बोला जाता है बुत, ठीक है। 1027 अंतिम इसका 17वां आक्रमण किसके विरुद्ध होता है, जाटों के विरुद्ध। क्यों, क्योंकि जब धन लूटकर पंजाब के रास्ते से जा रहा था तो जो जाट जाति होती है वो इसका धन लूट लेती है, तो इसके जाटों के खिलाफ इसका अंतिम विद्रोह। तो सीधा सवाल आता है कि महमूद गजनवी का अंतिम विद्रोह किसके खिलाफ होता है, तो अंतिम विद्रोह जाटों के खिलाफ। और कब की बात हो रही है, 1027। और लास्ट 1030 में इसकी क्या हो जाती है बच्चों, मृत्यु। तो ये भी याद रखना है कि महमूद गजनवी की मृत्यु कब हो गई है, 1027 में। तो इस तरह से हमने देखा कि अल्पतगीन गजनी वंश का संस्थापक या यामनी वंश का संस्थापक, राजधानी गजनी, तुर्क साम्राज्य की स्थापना करी उसने। उसके बाद सुबुक्तगीन, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क। सुबुक्तगीन का बेटा महमूद गजनवी, जिसने पहली बार किसकी उपाधि धारण करी है, सुल्तान की। और क्या बोला जाता है इसे, तो बुत शिकन यानी कि मूर्ति तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक। हेनरी इलियट के अनुसार टोटल 17 बार आक्रमण किए, 17 में सबसे पहला याद रखना है हमें, ठीक है। उसके बाद जितनी भी जगह हैं, चाहे वो मुल्तान हो गया, कश्मीर हो गया, थानेश्वर हो गया हरियाणा में, मथुरा, कन्नौज, हमें तो 16वां याद रखना है सीधा, गुजरात में सोमनाथ मंदिर की लूट, 20 लाख दिनार धन लूटा है। तो सबसे सफल आक्रमण है उसका। और लास्ट 17वां अंतिम कौन सा है, 1027 में, जब वो पंजाब के रास्ते से लौट रहा था तो जाटों ने क्या कर लिया, उसका बच्चों धन लूट लिया। उसने सोमनाथ का मंदिर से लूटा, जाटों ने उसका ही धन लूट लिया। तो जाटों के विरुद्ध अंतिम विद्रोह होता है और 1030 में क्या हो जाती है, महमूद गजनवी की मृत्यु। तो ये तो पूरी कहानी हो गई महमूद गजनवी की। लेकिन अब फैक्ट वाले सवाल कि कौन कौन से इसके दरबारी विद्वान हैं,
ठीक है, इसके स्कॉलर्स कौन कौन से हैं जिनके बारे में हमें याद रखना है? तो देखो 4 नाम पढ़ेंगे हम। सबसे पहला नाम है उतबी, इसके जो स्कॉलर्स है, ठीक है। उतबी कौन होता है? कि हिस्टोरियन होता है, इतिहासकार। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि उतबी क्या था, तो हिस्टोरियन था बच्चों, ठीक है, उतबी। और उतबी इतिहास लिख रहा है, तो भाई इतिहास लिखेगा तो इसकी किताब का नाम याद रखना है हमें, तारीख उल यामिनी, ठीक है। यामिनी क्यों? क्योंकि गजनी वंश को बच्चों क्या कहा जाता है? तारीख उल यामिनी, ठीक है। या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, इसी किताब को ही हम किताब उल यामिनी। तारीख का मतलब होता है जब आप इतिहास लिख रहे हो, तो किताब उल यामिनी, ये याद रखना। नेक्स्ट नाम हम याद रखेंगे फिरदौसी का। फिरदौसी जो क्या है? कवि है। और फिरदौसी की जो फिरदौसी कवि है, फिरदौसी की रचना हमें याद रखनी, शाहनामा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीधा। तो फिरदौसी क्या है? इसके दरबार में स्कॉलर है। स्कॉलर में क्या है? ये कवि है। और इनकी रचना कौन सी है बच्चों? शाहनामा। उसके बाद देखो ये 2 नाम हो गए, 4 नाम देखने हमें टोटल। तीसरा नाम है वैहाकी, और वैहाकी एक राइटर है, वैहाकी लेखक है। और वैहाकी लिखता है तारीख सुबुक्तगीन, तारीख ए सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन यानी कि पूरा सुबुक्तगीन का इतिहास है, साथ में महमूद गजनवी का, प्लस तारीख ए मसूदी, ये भी याद रखना, तारीख ए मसूदी, तारीख ए मसूदी। लास्ट है सबसे इंपॉर्टेंट अल बरूनी, जिसके बारे में सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, अल बरूनी। तो अल बरूनी क्या है भाई? संस्कृत को जानकार है, ज्योतिष का जानकार है। अल बरूनी के बारे में बच्चों पेपर में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। पहली बात तो अल बरूनी कहाँ का निवासी है? तो ख्वारिज्म का निवासी है। और ये बंदी होता है महमूद गजनवी का। लेकिन जब ये इससे बात करता है तो गजनवी इससे इंप्रेस हो जाता है, गजनवी इसको अपने साथ ले आता है भारत। तो अगला सवाल बनता है कि अल बरूनी भारत कब आया? तो अल बरूनी 11वीं शताब्दी में आया। कब आया? 11वीं सेंचुरी में आया। एग्जैक्ट कब आया? तो 1016 ईडी में। और कौन से आक्रमण के समय? तो कन्नौज आक्रमण के समय। अब सवाल कैसे भी पूछ ले कि महमूद गजनवी के साथ अल बरूनी भारत कौन सी सेंचुरी में आया, तो सेंचुरी पूछे तो 11वीं। डायरेक्ट ईयर पूछे कि कौन से सन में आया, कौन से वर्ष आया, तो 1016। कौन से आक्रमण के समय आया? तो कन्नौज। तो मैंने आपको बताया था मथुरा जीता है, फिर मथुरा के बाद 1016 में कौन सा आक्रमण रहता है इसका? साथ में कन्नौज। तो अल बरूनी ख्वारिज्म का निवासी होता है, 11वीं शताब्दी में आया, 1016 और कन्नौज आक्रमण के समय गजनवी के समय के साथ भारत आता है। और ये बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करके जाता है अल बरूनी। अल बरूनी के बारे में सबसे खास बात, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम। पुराणों का अध्ययन, क्योंकि इसने क्या कर लिया? संस्कृत और ज्योतिष ज्ञान सारा ले लिया है। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम है बच्चों ये। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री सीख के चला जाता है यहाँ से। त्रिकोणमिति सारा ज्ञान ले लेता है भारतीयों से। वाराणसी में रहकर सारा ज्ञान ले लिया इसने, ज्योतिष का, संस्कृत का। तो त्रिकोणमिति का ज्ञान ले लेता है। भारत में रहता है तो भारत में ये सारी व्यवस्था देखता है। तो ये भारत में सती प्रथा, सती प्रथा का उल्लेख करता है। वर्ण व्यवस्था यानी कि जाति व्यवस्था, जो हमारी कास्ट सिस्टम है, उसके बारे में बताता है। साथ में सोमनाथ मंदिर की भी जानकारी देता है। सोमनाथ मंदिर। अब ये भारतीयों से इतना सब कुछ सीख कर जाता है, लेकिन भारतीयों के लिए गलत भी बोल के चला जाता है कि भारतीयों में क्या है, भारतीयों की जो दिमाग है वो तो बहुत तेज है, लेकिन उनकी सोच क्या है, इतनी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके वहां क्या चलती है, इस तरह की प्रथाएं चलती है। और अल बरूनी भारतीयों को कूप मंडूक कह के चला जाता है।
ठीक है, यानी कि जाते जाते भारत की बुराई और करके चल जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो अल-बरूनी है वो धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं है, एक सेकुलर राइटर नहीं है, वो धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं है। अगर होता तो उसको इन सारी चीजों से तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने अपना ज्ञान लिया, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं है, ये भी याद रखना। कि क्या वो एक सेकुलर राइटर था? तो नहीं, सेकुलर राइटर नहीं था। क्यों? क्योंकि हिंदुओं से ही सीख कर जा रहा है और हिंदुओं की जाते जाते क्या कर रहा है, वो बुराई कर रहा है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट अगली बात, इसकी किताब का नाम तहकीक-ए-हिंद, तहकीक-ए-हिंद। इसी किताब का बच्चों दूसरा नाम है किताब-उल-हिंद। जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि अल-बरूनी की किताब का नाम क्या है, तो तहकीक-ए-हिंद या फिर किताब-उल-हिंद, यानी कि भारत के बारे में जानकारी दे रही है। तो भारत के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाली कौन सी किताब है, तहकीक-ए-हिंद या किताब-उल-हिंद। अब इसकी हमें भाषा भी याद रखनी है कि कौन सी भाषा में, तो बच्चों ये अरबी भाषा में, ये किताब कौन सी भाषा में, अरबी। दोनों एक ही किताब के नाम है, अलग अलग नहीं है। तहकीक-ए-हिंद का ही दूसरा नाम क्या है, किताब-उल-हिंद, और ये कौन सी भाषा में, अरबी भाषा में। तो देखो हमने 4 नाम देखे, उतबी, तारीख-ए-यामनी, ठीक है, फिर देखा हमने फिरदौसी, शाहनामा, बैहाकी की किताब, तारीख-ए-सुबुक्तगीन प्लस तारीख-ए-मसूदी, दोनों किताब, और चौथा है अल-बरूनी। तो अल-बरूनी के बारे में हमें क्या क्या याद रखना है, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान। कब आ रहा है, 11वीं शताब्दी में। एग्जैक्ट ईयर क्या है, 1016। कौन से आक्रमण के समय आ रहा है, महमूद गजनवी के साथ, तो कन्नौज आक्रमण के समय आ रहा है। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री सीख कर जा रहा है, ठीक है। सती कस्टम, जो हमारा कास्ट कस्टम है, इन सब के बारे में जानकारी देता है। सबसे पहले सोमनाथ मंदिर के बारे में जानकारी देता है, लेकिन जाते जाते भारतीयों को कूपमंडूप बता देता है कि इनकी जो सोच है वो क्या है, छोटी है। दिमाग तो बहुत बड़ा है इनके पास, लेकिन इनके विचार इतने अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ इस तरह की प्रथाएं चलती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अल-बरूनी क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं है, एक सेकुलर राइटर नहीं है। फिर अल-बरूनी की जो सारी जानकारी अपनी किताब में इकट्ठे कर रहा है, उस किताब का नाम क्या है, तहकीक-ए-हिंद या फिर किताब-उल-हिंद, जो भारत के बारे में जानकारी देने वाला पहला सोर्स माना जाता है। और कौन सी भाषा में है, तो बच्चों इसकी भाषा भी याद रखनी है। पेपर में कई बार भाषा पूछ लेते हैं कि तहकीक-ए-हिंद कौन सी भाषा में लिखी हुई किताब है, तो अरबी भाषा में लिखी हुई किताब है। तो इसके हमने 4 स्कॉलर्स देखे, ठीक है, 4 दरबारी विद्वान देखे हमने यहाँ पर, महमूद गजनवी। और क्या खास बात है इसके बारे में, तो लास्ट इसने एक सिक्के चलाए, महमूद गजनवी ने, जो संस्कृत के लिखे हुए हैं, संस्कृत मुद्रा लेख के चांदी के सिक्के हैं बच्चों इसके, ये याद रखना। सीधा सवाल आता है कि महमूद गजनवी ने कौन सी धातु के सिक्के चलाए, तो चांदी, सिल्वर के चलाए। कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं, तो संस्कृत मुद्रा लेख के चांदी के सिक्के चलाए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, सीधा सवाल आ चुका है यहाँ से कई बार हमारे एग्जाम्स में, जितने भी हमारे सेंटर के एग्जाम में। तो देखो आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, पूरा महमूद गजनवी, अल्पतगीन से शुरू करा हमने, सुबुक्तगीन पढ़ा, महमूद गजनवी के बारे में देखा। तो हेनरी इलियट के बारे में हमें पता चलता है कि हेनरी इलियट ने क्या बताया कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण करे, 16वां आक्रमण सबसे सफल जो गुजरात पर है। और गुजरात के शासक उस समय कौन है, भीमदेव या भीम फर्स्ट बोल सकते हैं हम उन्हें, या भीम प्रथम भी बोल सकते हैं। कौन से वंश से थे, सोलंकी वंश। अंतिम अभियान 1027 जाटों के विरुद्ध, ठीक है, जब वो पंजाब के रास्ते से लौट रहा था। मृत्यु कब हो गई, 1030। उसके बाद हमने 4 स्कॉलर्स देखे, उतबी, फिरदौसी, बैहाकी और अल-बरूनी। तो सबसे ज्यादा सवाल किसका बनता है, अल-बरूनी का। इसलिए अल-बरूनी के बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन है, अल-बरूनी। कहाँ का निवासी था, ख्वारिज्म का, खुद बंदी था ये। और महमूद गजनवी इसकी बातों से इंप्रेस हो जाता है और इसको कहाँ ले आता है, भारत। 11वीं सेंचुरी में, 11वीं सेंचुरी में, 1016 ईस्वी में कन्नौज आक्रमण के समय भारत से सब कुछ सीख कर चला जाता है और भारत की जाते जाते बुराई करके चला जाता है, ठीक है। और इसकी किताब कौन सी है, तहकीक-ए-हिंद, जो कौन सी भाषा में लिखी हुई है, अरबी भाषा में। तो इस तरह से हमने पूरा महमूद गजनवी की हिस्ट्री पढ़ी और साथ में जितनी भी हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी, जो वो भी क्या है, एक तुर्क। और तुर्क थे कौन, तो मध्य एशिया की बर्बर जाति। ओके बच्चों, थैंक यू।